नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाबैठक में दरअसल 2024 के लिए कौन सा महाफैसला निकलेगा, इस बात पे पूरे देश की निगाहें आज और कल बनी रहेंगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के वो नेता जिसका आज इस वीडियो में जिक्र करेंगे, लगभग बेंगलुरु के बैठक के लिए वो रवाना हो चुके हैं। कई लोग पहुंच भी चुके हैं और कई लोग न जाने की वजह से वो चर्चाओं में बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कल का जिक्र करें दर्शकों, तो एनडीए की भी बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और उसमें जो सबसे खास बात है वो ये कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होने वाली है, वो खुद मौजूद रहेंगे। तो 2024 के लिए अब दोनों दल जो है ज़बरदस्त तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही है कि महाबैठक में कौन सा बड़ा फैसला ऐसा है जो आज निकल कर आएगा, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ 24 में क्या वाकई में 2014, 2019 और 24 में क्या कोई फ़र्क पड़ेगा मोदी सरकार पे, और पड़ेगा तो क्या सीटों के हिसाब से, और अगर सीटों के हिसाब से, जैसे कि यूपी में 2022 में जो है कहीं ना कहीं गिरावटें आई हैं। ये भले ही जीत तो गई बीजेपी, लेकिन उनके लिए सोचने का विषय रहा, क्योंकि आप जानते हैं हिंदुस्तान का बच्चा जानता है कि दिल्ली की कुर्सी के लिए यूपी से ही गुजरना पड़ेगा। तो 80 सीटें हैं, तो इसमें कितनी सीटें बीजेपी इस बार ला पाएंगी, 19 में क्या रुख था, ये तमाम चीज़ें समझने का एक समीकरण या डायग्राम के तौर पे जब तक आप समझेंगे नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आज जो खबरें हैं दर्शकों, वो एक बार आपको बता देते हैं कि लगातार सुबह की 11-12 बजे के आसपास से तमाम जो दिग्गज हैं वो बेंगलुरु के लिए रवाना हो रहे हैं, कई लोग पहुँच चुके हैं। अब जरा सा पहले हम ताकतों को समझते हैं कि जो यूपीए की ताकत है, जो विपक्ष की ताकत है, महागठबंधन की ताकत है, उसकी क्या ताकत है। अब फिर बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौतियाँ होने वाली हैं वो क्या क्या होगी, उनकी मजबूरियां क्या होगी, उनकी ताकत क्या है, उसको भी हम समझेंगे। और साथ ही साथ विपक्ष का सबसे बड़ा फैसला क्या रहेगा, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले इस वीडियो में आपको बताते हैं, ये एक तस्वीर से हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा बजट है उस लिहाज से यही समझ पाएंगे आप। अब देखिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और यहाँ आप जानते हैं 7 सीटों के आसपास का खेल है। यहाँ अभी 2019 के आसपास अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इस बार जिस तरीके से विधानसभा में आपने देखा कि यू टर्न मारा अरविंद केजरीवाल ने, इस लिहाज से माना जा रहा है कि शायद कुछ गिरावट आ सकती है। फिर वहीं उसके ठीक नीचे आप नीतीश कुमार को देख रहे हैं। नीतीश कुमार को इसलिए मैं दिखा रहा हूँ दर्शकों, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 40 सीटों के आसपास है वहाँ। और वहाँ दरअसल ये चीज़ें हैं कि इससे पहले पटना में महाबैठक हुई थी, जो अपोजिशन की मीटिंग हुई थी, तो इससे पहले उसमें फैसला नहीं लिया गया था, कहा गया था कि अगले मीटिंग में हो गया, और वो मीटिंग आज और कल है। तो क्या इसमें क्या फैसला होगा, ये देखना पड़ेगा। तो ये दोनों इनका अध्यादेश का मसला बीच में आ गया था। फिर नीतीश कुमार पूरी तरीके से ये हालांकि ज़्यादा योगदान निभा रहे हैं विपक्ष को एकजुट करने में, और यूपी अगर बिहार से लगभग 20 से 25 सीटें भी विपक्ष को आ जाती हैं तो फिर शायद बहुत बड़ा योगदान होता नजर आएगा, क्योंकि यूपीए या फिर कांग्रेस या पूरा विपक्ष या महागठबंधन की टारगेट यही रहेगा कि एटलीस्ट कम से कम 150 सीटों के आसपास पहुंचे। क्योंकि अगर आप इतना भी नहीं जाते तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, और इतना आप चले जाएंगे तो फिर शरद पवार और तमाम जो दिग्गज आपके पास है फिर तोड़ मरोड़ कर आप सरकार तो बना लेंगे। तो इस लिहाज से बिहार पर लोगों की निगाहें बनी हुई हैं, और बिहार में इसीलिए इतना तोड़फोड़ हो रहा है। कभी जेडीयू इधर उधर, नीतीश कुमार इधर उधर, कभी विधायक बिक रहे हैं तो कभी सांसद जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इसी वजह से हो रही है। कभी उपेंद्र कुशवाहा, कभी ओपी राजभर यूपी में खेला करें, तमाम चीज़ें। तो यहाँ पे लोगों की निगाहें बनी हुई है। फिर शरद पवार, आपने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में ये तमाम चीज़ें हुई। अगर आप सबसे पहले इधर आने की कोशिश करते हैं, यानी कि साउथ में चलते हैं आप, तो यहाँ पर बीजेपी थोड़ी सी कमज़ोर है, इस बात को उन्हें एहसास करना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत हो गई है। हालांकि 2019 में एक चीज़ बताते रहे हैं कि जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीत गई थी, तो वो जो माहौल था, उसके बाद 19 में भले ही हार गई भी कांग्रेस, लेकिन वो माहौल और अब माहौल में दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। उस वक्त जो राहुल गांधी की एक छवि थी और अभी के तुलना से अगर आप करें तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो इस बात को भी बीजेपी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस वक्त जीत गए विधानसभा और इस बार नहीं जीत पाएंगे तो थोड़ा सा इसका भी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इस बार की जो ताकत ये है कि चाहे वो ममता बनर्जी हों या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हों, अखिलेश यादव हो, जो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ पंजाब से भगवंत मान जी भी खुद हैं, अखिलेश यादव हैं, ये तमाम जो चेहरे हैं। अगर आप झारखंड जाते हैं तो हेमंत सोरेन यहाँ पे देख रहे हैं, तेजस्वी यादव, लालू यादव,
खड़गे जी ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं और जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो लोगों की उम्मीदें थी कि शायद इनका क्या रोल रहेगा। और ये आप जानते हैं कि कर्नाटक में लोगों की निगाहें बनी हुई थी, क्योंकि हिमाचल से आप जान रहे हैं उस वक्त जेपी नड्डा वहाँ से थे, वो हार गए, तो बहुत सारे सवालियाँ खड़े हुए, लेकिन बीजेपी उनके साथ और उनके उम्मीदों पे खड़ी हुई है। न तो उनको अध्यक्ष से हटाने की बातचीत भी हो रही थी, उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया था। तो उसी के कंपेरिजन में लगातार जो है खड़गे जी को देखा जा रहा था कि ये भी दलित चेहरे से आते हैं, और जानते हैं आप हिंदुस्तान की राजनीति में खास करके जातियों का समीकरण बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो इनकी भी जो उम्मीद थी इस पर थोड़ा सा तो ये खड़े उतरे, लेकिन 24 में कितने सीटें ला पाएंगे ये बड़ा सवाल है। तो ये भी पूरा दमखम उद्धव ठाकरे खुद, शरद पवार, अजीत पवार, तमाम लोग, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये तमाम लोग हैं, लेकिन इनका उतना बड़ा योगदान तो नहीं रहेगा। साउथ में ये 3-4 ऐसे चेहरे हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। और वहाँ से अगर लगभग 50 या 60-70 के आसपास भी अगर सीटें आ जाती हैं तो कांग्रेस के लिए एक ताकत रहेगा। और मेन खेल शुरू होगा, जो मेन राजनीति, मेन ड्रामा हम सबको और सियासत में जो दिलचस्पियां हैं वो देखने को मिलेगा यूपी बिहार में। यही सबसे बड़ा है। झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहाँ ओवरऑल मिला के हमें 100 से 150 सीटें आ जाती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कब्जा को समझिए, किसका कब्जा है, किसका ज़्यादा पावर है। देखिए यूपी में बीजेपी का है, क्योंकि मोदी और योगी जी की जोड़ी भले ही कितने मुद्दे रहे हों, कितने घटना हो गए हों, चाहे हाथरस हो, अजय मिश्रा टेनी का मामला हो, किसानों का मामला हो, या अभी फिलहाल में जो चंद्रशेखर आज़ाद पे हमला हुआ, या फिर ब्रिजभूषण का मामला हुआ, इससे मुझे नहीं लग रहा कि बीजेपी पे शायद कोई फ़र्क पड़ता नज़र आएगा। क्योंकि जैसे ही मोदी जी का रोड शो होगा फिर या उनके कोई रैलियाँ होंगी, तमाम लोग भूल जाएंगे। क्योंकि कोरोना काल में जब लाशें बहीं लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा, ऑक्सीजन की झूठ जब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये यूपी एक गढ़ है जो इनकी सबसे बड़ी मजबूती है। हाँ, बिहार में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता नज़र आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार उधर गए तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ता नजर आएगा। छोटे छोटे दलों की बात कर लें, जैसे कि निषाद पार्टी है, ओपी राजभर की पार्टी है, फिर इधर आप चले आए अनुप्रिया पटेल हैं, पल्लवी पटेल हैं, ये तमाम लोग। तो इससे छोटा सा इन लोगों का ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि इन लोगों का विधानसभा चुनाव में ज़्यादा योगदान रहता है, लेकिन लोकसभा में उतना इम्पैक्ट नहीं, एक दुक्का सीट का फर्क पड़ सकता। तो बिहार और यूपी, झारखंड भी इसको आप ले सकते हैं, और पश्चिम बंगाल सबसे, क्योंकि 2019 में अगर आप देखें तो बीजेपी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था, और यूँ कहें कि एक तरीके से जीत ही लिया, चाहे 18 से 19 के ही आसपास सीट, लेकिन ज़बरदस्त उन्होंने जो है विधानसभा में निराशा हासिल हुई, लेकिन लोकसभा में शानदार जीत दर्ज की, खास करके बीजेपी ने अच्छा लहराया। अभी पंचायत चुनाव भले ही परफॉर्मेंस खराब रहा, एक अलग बात है। तो ये 3-4 सीटें हैं जो बहुत परेशान कर सकती हैं राज्य, माफ़ कीजिए, बीजेपी के लिए। अब जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है वो क्या, जरा सा समझिए। ये तो चलिए सीटों का आंकड़ा हुआ, चेहरों का खेल हुआ। अब क्या इन लोगों की सहमति राहुल गांधी को लेकर बन पाएगी? एक तरफ सदस्य का मामला भी अदालत में चल ही रहा है, उस पर क्या होगा नहीं होगा, खैर भगवान जाने। अब जो सबसे बड़ी बीजेपी के लिए चुनौतियां दर्शकों उसकी तरफ हमारा बढ़ते हैं, वो है कि जो मसले हैं जो आपने 9 साल में काम किया, चाहे वो आपके मैनिफेस्टो में रोजगार का मसला हो, या फिर धारा 370, ट्रिपल तलाक और तमाम चीज़ें, चाहे राम मंदिर का कितना आप उसका फ़ायदा उठा पाते हैं, ये तमाम चुनौतियाँ बीजेपी के लिए है। और ये चुनौतियाँ इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनका सोशल मीडिया है, उनका आईटी सेल है, और उनकी गोदी मीडिया है। और अगर गोदी मीडिया थोड़ा सा भी इधर उधर या टस से मस होती है तो फिर बीजेपी की लोटियाँ डूब जाएगी। क्योंकि दर्शकों को आपको पता है कि इन 9 सालों में एक भी इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया से मुखातिब मोदी जी हुए नहीं, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। कोई भी मीडिया उनसे सवाल पूछा नहीं, ये उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रही। क्योंकि सवाल आपको पता ही है कि कोई भी मीडिया वाला एक ईमानदारी से सवाल पूछ ले तो नेता या मंत्रियों की हवा निकल जाएगी। और यही वजह है कि आप उनसे महंगाई पे सवाल पूछते हैं तो वो अफगानिस्तान की बात करते हैं, आप उनसे पेट्रोल डीजल पे सवाल पूछते हैं तो वो पाकिस्तान जाने की बात करते हैं। वजह यही है कि उनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई सवालों का जवाब नहीं है, और एक्चुअल है, यही है। लेकिन क्या इन चीज़ों का जवाब मतलब सामना आकर कर सकते हैं? क्योंकि अगर कर्नाटक में आप ध्यान दें तो यही चीज़ हुआ था, कहीं ना कहीं घुमाकर हनुमान, बजरंग दल, तमाम मसले हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई, लेकिन ये चीज़ ये दाव बीजेपी का चल नहीं पाया। तो ऐसे में अब जो ये शुरुआत हुई है, अब ये देखना पड़ेगा कि कौन कितना हेवी तरीके से प्रचार करता है, और मीडिया सबसे बड़ा रोल अदा करेगा। अगर मुद्दों पे बहस हो गई, अगर बातचीत हो गई, तब तो विपक्ष का एक उम्मीद भी रहेगा। लेकिन अगर नहीं हुआ, फिर से वही घूम फिर कर 370 या फिर राम मंदिर का मसला आ जाता है, या फिर बीच में यूसीसी अगर बीच में आ जाता है, तब भी विपक्ष कमज़ोर पड़ जाएगा। क्योंकि मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है, और लोगों को उम्मीद है कि शायद इससे भी बात होगी। तो अब देखते हैं कि महागठबंधन में या
फिर महा बैठक में क्या फैसला निकल कर आता है, दर्शकों आपके पास जरूर रखेंगे। लेकिन इस मसले पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।